चुनाव आयोग से इशारा मिलते ही प्रदेश में 27 के संग्राम पर घेराबंदी तेज हो गई है। इस जंग के सबसे बड़े मैदान ग्वालियर चंबल में अब तक 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस जंग के फाइनल ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने जा रही है। अगले 2 दिनों में पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति पर अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन प्रदेश की सियासत में उपचुनाव को लेकर दोनों के अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। आज सुबह तक करीब 50,000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हमने प्रण और संकल्प लिया है कि एक विकासशील, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण प्रदेश हम लोग स्थापित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 27 की 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोग कहते थे सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस ग्वालियर चंबल समाज में समाप्त हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जाने से तो कांग्रेस जीवित हो गई है। चंबल ग्वालियर के रण में कार्यकर्ताओं के साथ बड़े चेहरों पर भी दांव होगा। बीजेपी कहती है कि उसके पास बड़ा चेहरा यानी सिंधिया है, जिन्होंने 2018 में उसके विजय रथ को रोका था और इस क्षेत्र से कांग्रेस को 34 में से 26 सीटें दिलाई। लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया। उधर कांग्रेस चेहरा नहीं, विचारधारा और मूल्यों को लेकर मैदान में उतरेगी। एक चौपाई आई है एक जगह के साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी। अब उनने पहले धोखा सिंधिया जी को दे के खुद मुख्यमंत्री बन गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा है उन्हें। सुंदर मोड़ा दिखा के बुजुर्ग से शादी कर दी गई थी पिछली बार। इस बार ऐसा नहीं है भाई। इस बार तो कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस बिखरी है। सिंधिया का चेहरा से हमारे खुद का बड़ा चेहरा है। सही है। जी 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 कैसे कह दिया कि चेहरा नहीं है? चेहरे से नहीं, कांग्रेस नीति सिद्धांत पे चलती है। ग्वालियर चंबल में राज्य बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व ने भव्यता से प्रचार का आगाज कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस का फोकस जरूर उपचुनाव पर है और उसने महल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर बड़ी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस किस रणनीति से मैदान में टक्कर देगी, ये कुछ ही दिनों में सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जंग का फाइनल ड्राफ्ट। तो अक्टूबर में संभावित उपचुनावों के लिए रणभेरी बज चुकी है और आपने देखा कि कोरोना काल को भी पीछे छोड़ते हुए किस तरह ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आयोजन किया और उस आयोजन का सोमवार को तीसरा और अंतिम दिन है। और अब बारी है कांग्रेस की। तो कांग्रेस 26 अगस्त को यानी बुधवार को बैठेगी ग्वालियर में अपने नेताओं की गैलेक्सी के साथ, लीडरशिप के साथ, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, वो तमाम नेता, खासतौर से जो ग्वालियर चंबल रीजन से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े नाम बनकर उभरे हैं, वो भी रहेंगे। और वो बैठकर बीजेपी के 3 दिन का ये जो मंथन रहा है, एक तरह से इसके बारे में बैठकर अपने दावे सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पूरे समय इस आयोजन पर निगाह भी रखे हुए थी और उसकी कोशिश भी थी कि ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके 1-2 दिन के बाद हम भी अपनी रसद, अपना गोला बारूद लेकर उसी ग्वालियर में डेरा डालेंगे, जो इस समय उपचुनावों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब क्या कांग्रेस के खजाने में है, ये तो हमें बुधवार को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने पूरा वहाँ पर अपना स्ट्रेंथ शो किया। सारे नेता पहुँचे और जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ एक ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि हमने एक तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा जो ताकतवर समूह था वो कांग्रेस से छीन लिया है और अब ये समूह बीजेपी का हिस्सा है। और नेताओं ने 27 की 27 सीटों के दावे किए कि वो बीजेपी के पास आएंगी और ये भी बताने की कोशिश की कि चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी मीलों आगे है कांग्रेस से। इन सब दावों की परख उपचुनाव के नतीजों से होगी। आज एक बार फिर हम बात करेंगे, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अब नेक टू नेक ग्वालियर में जा रहे हैं, जहां से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट संभाग है वो, अगर आप उपचुनाव की बात करें। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए।
हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में जेपी धनोपिया साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर और अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। स्वागत है धनोपिया जी। रीवा से हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, कई पुस्तकों के लेखक श्री अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। अब पटेल साहब, पहली टिप्पणी आपकी। अब बीजेपी का शो हो चुका है और कांग्रेस अपने शो की तैयारी कर रही है। 26 को वहाँ तमाम नेता जुटेंगे, अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि हमारे पास भी आपसे बात करने के लिए, यानी जनता से बात करने के लिए, जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। किस तरह देखते हैं आप एक के बाद एक? और कांग्रेस मैन टू मैन मार्किंग की शैली को लेकर आगे बढ़ रही है, यानी वो बराबर बीजेपी को फॉलो कर रही है और जवाब देने की कोशिश भी कर रही है। जी जी शरद जी, वास्तव में स्थितियां बहुत साफ हो चली हैं। भले ही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित ना किए हों, लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे मध्य तक होते होते। उसको लेकर कांग्रेस को भी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर तैयार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पहला जोल्ट देने की कांग्रेस को कोशिश की है और कहा है कि 50,000 कार्यकर्ता आए हैं। अब 50 हैं, 40 हैं, 60 हैं, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक माइंड गेम में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ऊपर एक बड़ा हमला किया है। लेकिन कांग्रेस को भी कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज रणनीतिकार दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और दूसरे तमाम चेहरे जो हैं उस इलाके के, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे केपी सिंह हो, ये सब मौजूद रहने वाले हैं। 27 में से 16 क्षेत्र चंबल ग्वालियर संभाग के आते हैं और वहाँ पर अगर कांग्रेस ने भाजपा को घेर लिया तो उसका विजय रथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास संगठन कहाँ हैं, संगठन आप कैसे जुटाएंगे। आपके तमाम नेता, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खूबी रही है कि गैलेक्सी उनके पास रहती थी। आज पचौरी जी ठंडे पड़े हुए हैं, अरुण यादव ठंडे पड़े हुए हैं, मालूम नहीं कहाँ पे हैं। कांतिलाल भूरिया जो कभी मुख्यमंत्री के चेहरे भी हुआ करते थे या अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आज कहाँ हैं। इस सारी रणनीति में मुझे लगता है कांग्रेस को अपने पूरे उसी सतरंगे स्वरूप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है 1-2 नेताओं के साथ रह के आप नहीं बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज हम नहीं कह सकते हैं कि 27 में से 25 विधानसभा क्षेत्रों की जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर उनके मन में एक बात आ गई कि हम उनके साथ धोखा हुआ है तो भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। और अगर भाजपा ने आत्मसम्मान और अस्मिता का मुद्दा खड़ा कर दिया, जैसा कि सिंधिया जी खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी। लेकिन फिल वक्त में एक ही बात कह सकता हूं, एक फाइनल कमेंट के तौर पर, कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा का संगठन ज़्यादा बड़ा और व्यापक है। इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, कैसे रणनीति बनाएगी, 26 को मालूम पड़ेगा या बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ व्यापक रणनीति कांग्रेस को सामने लाना पड़ेगी। बिल्कुल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है और यही है कि क्या लोगों के मन में ये भाव है कि कांग्रेस के साथ कोई धोखा हुआ है और उनकी मनोभावना क्या है, या फिर इस तरह की कोई ज़मीनी सच्चाई है ही नहीं और लोग ये मानते हैं कि बीजेपी बेहतर पार्टी है। ये सारे सवाल सबके मन में हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि जनता इस भाव के साथ उसके साथ खड़ी होगी और बीजेपी ये मान रही है कि 14 महीने में तंग आ गई थी मध्य प्रदेश की जनता और अब बीजेपी एक गवर्नेंस के बेहतर मॉडल के तौर पर स्थापित है और लोग उसकी तरफ रुख करेंगे। ये सारी चीज़ें दावे हैं और इनकी कसौटी होगा अक्टूबर में संभावित उपचुनाव। धनोपिया साहब, आपकी टिप्पणी। जी शरद जी, निश्चित रूप से आदरणीय पटेल जी ने इतना अच्छा विश्लेषण किया है, सारी बातें उसमें आ गई हैं। लेकिन मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी के तौर पर अपनी बात रखना चाहता हूं कि परिस्थितियों को देखें और समझें। आज एक छोटा सा उदाहरण, आज वहां पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अतिथि शिक्षक महिलाएं थीं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान को रोक लिया और उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे लिए सड़क पर उतर के आए थे, आप सड़क पर उतर आए, कहाँ है वो सड़क और कहाँ है हमारा काम? सिंधिया जी जवाब नहीं दे पाए थे, बगले झांक रहे थे। मतलब आप समझिए ये सारी चीज़ें आएंगी, कुछ भी बोल रहे थे वो लोग, उनको लड़कियां एक तरह से इतना ज़्यादा इंसल्टिंग कर रही थी कि न शिवराज सिंह बोल पा रहे थे ना वो बोल पा रहे थे। दूसरी बात अभी जो बार बार कही जा रही है कि धोखा हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है, मैं समझ नहीं चाह रहा क्या धोखा हुआ है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति भी अगर झूठ बोलने लगे तो कैसे काम चलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे तो उप मुख्यमंत्री बना रहे थे उस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी पूरा साक्षी हूँ उस घटनाक्रम का। विधायक दल की बैठक हुई, 19 वोट मिले इनको कुल, विधायक इनके साथ नहीं थे। कौन उनको डिप्टी सीएम बना देता? कहाँ डिप्टी सीएम वाली बात थी? अभी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे थे कि साहब दूल्हा के तौर पर किसी को दिखाया और शादी किसी और ही कर दी। अरे भाई साहब,
2 बार ये चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं सिंधिया जी। क्या हासिल हुआ है कांग्रेस पार्टी का? सबके सामने है। वो तो कमलनाथ जी की परिपक्वता, कमलनाथ जी का अनुभव, कमलनाथ जी की दिलदारी, सारी चीज़ों ने कांग्रेस को इतनी मजबूती दी कि निश्चित रूप से सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी का एक कुशासन था, उससे लोगों ने मुक्ति पाई। आज जो स्थिति है ये बात सही, हमें आज सिद्ध करना पड़ेगा कि हमें इनसे अच्छा वो चाहिए। तो सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस मजबूत हुई, कमजोरी हुई तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम कांग्रेस खड़ी हो गई। अगर ये कहते हैं कांग्रेस थी नहीं तो कांग्रेस खड़ी हो गई। और 50,000 लोग, इसका मतलब भाजपा में लोग नहीं थे। वो टेंट का फोटो आप पास, सरद जी माफी चाहता हूँ, टेंट का फोटो आप पास भी होगा, वो टेंट में 11,500-12,000 लोग भी नहीं बैठे होंगे जिसे बोल रहे हैं 50,000 लोगों ने। धनोपिया साहब, बड़ा सवाल ये है कि आपके यहाँ लड़ाई तो छिड़ी है वरिष्ठ पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की। अभी जो आपकी CWC की बैठक है वहाँ ये मसला साफ तौर पर दिख रहा है। द्वंद्व आपके भीतर भी हैं, मान अपमान आपके भीतर भी है, और सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि अपने को क्लियर करिए, पहले अपने को साफ कर लीजिए, फिर आप एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। देखिए सर जी, आज टेक्नोलॉजी के युग में युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का अंतर तो साफ दिखना तय हो गया है। निश्चित रूप से लोगों की इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है, युवाओं के पास आप देखें हम और आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि वो दिन रात इस बात को देखते रहते हैं और उनको समझ में आता है कहाँ क्या होने वाला है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जो भी स्थिति बनी हुई है ये एक अच्छी सुबह के साथ दिखेगी। कभी अंधेरा छटेगा तो आपको दिखेगा कुछ अच्छा ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में आज लग रहा है लोगों को परेशानियां हैं, उलझन है, मैं भी मानता हूं परेशानियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक बात मान कर चलिए सरद जी, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं है। कांग्रेस पार्टी 135-140 साल से है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे होगी। इनका राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, अब इनके पास क्या बचा है? ये बार बार जो लेके आते हैं गद्दारों वाली बात को, हम कहते हैं गद्दार है, गद्दार का मतलब ये हुआ कि इन्होंने बेचा, कांग्रेस पार्टी को बेचा, बेईमानी की, मिले सौदे किए और 14 के 14 लोग मंत्री बन गए और ये कहते हैं साहब वो छोड़ गया, ये छोड़ गया। अरे किसी ने गद्दारी ऐसी नहीं की। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, आप देखिए आपने जो धोखा किया है, भारतीय जनता पार्टी की जो नदी थी, मैली थी, गंदी थी, आपने और गंदा किया है, आपको उसमें और मैला किया आपने। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। आज जयवंत सिंह पवैया का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा दूर में साफ है, उन सब बच्चे रहे, मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। मैं पूछूंगा पटेरिया साहब से, लेकिन आपने जिस तरह CWC के कथित विवाद को लेकर जो उम्मीद भरी टिप्पणी की है, तो मुझे अटल जी याद आ गए कि अंधेरा छटेगा और कमल निकलेगा। तो यहाँ आप पंजे को लेकर आशान्वित हैं। शुभकामनाएं आपको भी और बीजेपी को भी। त्रिपाठी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कांग्रेस की बात आपने सुनी, आपके वरिष्ठ साथी धनोपिया साहब की सारी बात आपने सुनी। आप किस तरह देखते हैं 3 दिन का ये कार्यक्रम, जिससे एक फाउंडेशन, एक नींव का पत्थर बीजेपी ने रखने की कोशिश की है ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां से 16 सीटें हैं, और महाराज और शिवराज की जोड़ी पूरे उत्साह के साथ, शिवराज जी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं कि पूरे 3 दिन वो टस से मस नहीं हुए और ग्वालियर में ही डेरा डाले रहे, और तमाम बड़े नेता भी वहां नजर आए। किस तरह आप देखते हैं बीजेपी की तैयारियों को, क्या जवाब है कांग्रेस को? त्रिपाठी साहब जी। जी जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, आज अटल जी को याद कर रहे हैं तो मैं अटल जी की ही 2 लाइनें उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत छोटे मन की है, क्योंकि दिल्ली के लोग, एक परिवार के लोग अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष का पद, मुख्यमंत्री का पद, नेता प्रतिपक्ष का पद, वो भी कोई पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इनकी लीडरशिप बहुत छोटे मन की है कांग्रेस पार्टी की, और ये पूरी तरह से बिखरी हुई लीडरशिप है, ये टूटा हुए कार्यकर्ताओं का मन है। ये पूरी पार्टी आज ग्वालियर अंचल हो या मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, संपूर्ण मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तैयारियों में हो, ये पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। ये पूरी पार्टी बिखरी हुई है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी टूटी हुई है, इसलिए इसको युद्ध लड़ने लायक इसमें कोई दमखम बचा नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, विष्णुदत्त शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, बड़े बड़े लीडरशिप हमारे पास, चमकदार दमदार लीडरशिप है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास जयभान सिंह पवैया, हमारे पास कार्यक्रम, ये सब बैठे, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेता है, हमारे पास कार्यक्रम है। हम पूरी ताकत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है और दम ठोक चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी इस चुनाव अभियान में पिछड़ चुकी है पूरी तरह, और मैं पहले भी कहता आया हूं कि हम लोग इस डिबेट में बैठेंगे, हम लोग उपचुनाव की 27 की 27 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी
कि उसकी नीति नेता कार्यक्रम कितने दमदार हैं। चलिए, शुभकामनाएं त्रिपाठी साहब आपको फिर, और कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। संतुलन बनाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए शुभकामनाएं देने में दोनों पक्षों को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जनता जी त्रिपाठी जी कुछ तो छोड़ दो जी, या तो साथ छोड़ दो या आगे का दो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो जी। पिछले 15 महीनों में कांग्रेस पार्टी का कुशासन और उससे जनता समझ चुकी है। चलिए मैं लौटता हूं त्रिपाठी साहब, एक राउंड और करेंगे हम। और धनोपिया साहब की बाउंसर गुगली से बिल्कुल विचलित मत होइए, अपनी लय बना कर रखिए। ये जो जैसे क्रिकेट में होता है ना, स्लिप में खड़ा हुआ फील्डर बार बार कहता है कि इसका स्टांस ही गड़बड़ है, कि कैसे मारेगा आगे बढ़ के, फेंक जरा राइट साइड में, गड़बड़ करेगा अभी। तो आप बिल्कुल विचलित मत होइए, डटे रहिए मोर्चे पर। ट्वीट का जिक्र किया धनोपिया जी ने, इस ट्वीट का जिक्र जरूर होगा। हम लोग जी बिल्कुल, आपकी लय बनी है त्रिपाठी साहब। मैं पटेरिया साहब की टिप्पणी ले लूं। तो पटेरिया साहब, किस तरह आप देखते हैं ये आयोजन हुआ? कांग्रेस मैन टू मैन मार्किंग कर रही थी। के मिश्रा तो 2.5 महीने से वहाँ तंबू पूरा तान कर बैठे ही हैं। दिग्विजय सिंह भी पहुँच गए दूसरे दिन, और अब 26 तारीख का आयोजन भी कांग्रेस कर रही है। और इसी बीच जयभान सिंह पवैया जी का ट्वीट भी आ जाता है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, यानी वो कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए नजर आए कि मूल्य सिद्धांतों को लेकर मैं दाएं बाएं नहीं होऊंगा। ये चुनौती भी इस आयोजन के दौरान ही सामने आई है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है कि जयभान सिंह पवैया एक ऐसे नेता हैं जिनका सम्मान बहुत अधिक है बीजेपी में। इस चैलेंज को, इस चुनौती को भी आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी आसानी से मैनेज कर लेगी या ये चुनौती परेशान भी कर सकती है? जी सर जी, मुझे लगता है कि भले ही तात्कालिक रूप से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दरअसल असंतोष के स्वर, चाहे वो दीपक जोशी के हों, चाहे अनूप मिश्रा के हों, चाहे जयभान सिंह पवैया के हों या दूसरे लोगों के हों, सबसे बड़ी बात है अब दिक्कतें तो कहीं ना कहीं हैं। क्या वो प्रभात झा शांत हो जाएंगे जिन्होंने सिंधिया के ऊपर भूमाफिया होने के आरोप लगाए थे? मुझे लगता है तात्कालिक रूप से आप मैनेज कर सकते हैं, फ्रंट में मैनेज कर सकते हैं, सरफेस पर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन समंदर के भीतर भी कई तूफान उठा करते हैं, और वो तूफान कब उठ जाएं, मुझे लगता है इसके लिए संघ और संगठन निश्चित तौर पर सचेत होगा। संघ और संगठन की एक बात के लिए मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं कि वो अपनी चीज़ों को नियंत्रित करने की हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे कांग्रेस का आज जो रायता है CWC के जरिए फैल गया, जो 23 नेताओं ने सारी चीज़ों को कर दिया। भाजपा में भी ऐसे रायते फैलते रहते हैं, लेकिन उनका समेटने की उनकी ताकत कुछ ज़्यादा ही होती है। कल ही जयभान सिंह पवैया, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में पवैया जी ने अपना स्टैंड जाहिर किया है। तो मुझे लगता है अभी चीज़ों को और मैनेज करना पड़ेगा, भाजपा को और ज़्यादा व्यापक तरीके से देखना पड़ेगा, अन्यथा कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कब गड़बड़ हो जाए कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, लेकिन धनोपिया साहब, आप सावधानी हटी और दुर्घटना घटी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। और ये हमेशा कहा भी जाता है कि ताकत आपकी बड़ी होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय आप प्रतिद्वंदी की कमज़ोरी पर पूरी तरह निर्भर रहें या ये मानें कि वहाँ से मदद हो जाएगी। तो चाहे आपका प्रतिशोध का मुद्दा हो या आपका ये मुद्दा हो कि आपके साथ छल हुआ है, यानी कांग्रेस के साथ छल हुआ है, और या आप मानते हैं कि बीजेपी के तथाकथित असंतुष्ट नेताओं का मिजाज आपके लिए मददगार होगा, तो हो सकता है आप हवाई किले बना रहे हो। नहीं सर जी, कांग्रेस पार्टी हवाई किला नहीं बना रही है। मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था कि जो चुनाव है ना, ये आम जनता के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तो है ही, क्या इस देश की, इस प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को दोबारा चुनेगी जिन्होंने इसी विधानसभा में इस्तीफा दे दिया, बिना पात्रता के मंत्री बन गए और वापस सामने खड़े हो गए? जब कोरोना की स्थिति शुरुआत हो रही थी मध्य प्रदेश में, मार्च के महीने में एक भी पेशेंट नहीं था, उस समय शुरुआत हो रही थी, उस समय पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग वो दम भरते हैं, अभी भदौरिया, हाँ मैं लेकर गया था बंगलोर और स्वास्थ्य मंत्री और सारे लोगों को बिठा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आम जनता के दिमाग में है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, पैसा मुद्दा है, वरना कोई इस तरह नहीं जाता। बात सही है, छोटे मोटे लोग पद नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने विधायक मंत्री पद छोड़े थे, क्यों छोड़े थे? अंडरस्टैंडिंग थी कि इधर से छोड़िए, इधर से पकड़िए। तो आगे आज इस तरह आपने किया है तो जनता भी होशियार बैठी है। जनता ने क्या बिगाड़ा था? आज कोविड जैसी बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली है, लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, कोरोना की बीमारी का डर बना रहेगा लोगों के ऊपर, उनके वोटों का हुआ है, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होंगे। किसके कारण भाई? आप ही कारण ना।
या तो आप छोड़ देते कि मुझे राजनीति नहीं करना, तो मानते भाई मजबूरी है, उन्होंने राजनीति छोड़ दी। अगर आप तो राजनीति भी करना चाहते हो, जनता को धोखा देना चाहते हो, जनता हिसाब करेगी, कांग्रेस पार्टी तो अपना काम करेगी, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं जनता इस बात को चुकाएगी, छोड़ेगी नहीं। लोग करोड़ों में आज धक्का मुक्की हो रही है, वोट डालने जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गालियां बकेंगे, लोग इस बात का बदला लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, और मैं फिर कहना चाहता हूं सिंधिया जी इंतजार कर लें उपचुनाव तक, सिंधिया जी का हंस सबके सामने आएगा। सिंधिया जी का स्थिति वो होगी, ना खुदाई मिलेगा ना विशाले सनम, यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, इनके इतने लोग इतने मंत्री हार जाएंगे कि इनका बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। सर फिर आप डिपेंड कर रहे हैं उन्हीं सारी चीजों पर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्थिति सामने है ना। वक्त आप तो देखिए बताएगा। अभी आप देखिए गिरिराज दंडोतिया को लोगों ने घुसने नहीं दिया, मुन्नालाल गोयल के साथ मारपीट की, उसके डबरा में क्या हुआ, इसके पहले दूसरी और जगह पर देखिए दत्ती गांव के साथ क्या हुआ, हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं, जनता ही को नकार रही है। ऐसे बेईमान लोग राजनीति में नहीं चाहिए जो दीन और ईमान बेच के सब कुछ करते चलिए हो। त्रिपाठी साहब, आपने सुनी जोशीली तकरीर आपके वरिष्ठ साथी की, क्या कहेंगे केपी त्रिपाठी साहब? जी त्रिपाठी साहब। सर जी, सच में यदि धोखा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया है, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किया है, मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ किया है, मध्य प्रदेश के गरीबों के साथ किया है। इसलिए जहां तक कांग्रेस पार्टी के लोगों के मुंह से धोखे की बात है, छल की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, ये शोभा नहीं देती, मुझे ऐसा लगता है। भारतीय जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन लोगों के पद त्याग का मामला है, जी जी, ये 15 महीने तक कहते रहे कि किसानों का कर्जा माफ करिए, गरीबों की संबल जैसी योजना को बंद मत करिए, मध्य प्रदेश के विकास पे ध्यान लगाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूरे वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। 1.5 साल में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग जी कर करके इन्होंने पूरी दलाली का माहौल मध्य प्रदेश के अंदर बना दिया। इनको विकास से कोई मतलब नहीं रहा, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं रहा, इनको नौजवानों से कोई मतलब नहीं रहा। नौजवानों के लिए उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके, ये किसानों को ये कर्ज माफ नहीं कर सके। कितनी ऐसी इनके वादे हैं इनके वचन पत्र में, जो एक भी वचन पत्र का वादा ये पूरा करने में कामयाब नहीं रही कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस के लोगों के मुंह से वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, ऐसी बातें कतई शोभा नहीं देती। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन करके दिखाया है, बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो चुकी है। जी बोलिए। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं शरद जी, बार बार मेरे मित्र कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं किया। 22 लाख किसानों की सूची अमाउंट के साथ शिवराज जी को हमने दी, पुजारियों के मानदेय हमने बढ़ाए, कन्या योजना की राशि बढ़ाई, वृद्धाओं की पेंशन बढ़ाई, इस प्रदेश के अंदर शुद्ध के लिए युद्ध हमने शुरू किया, भू माफिया से मुक्ति दिलाई, सारी चीज जनता के सामने है। 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाए, सारी स्थिति सामने। आप बार बार कहते हैं दलाली का अड्डा, दलाली का अड्डा। अरे दलाली का अड्डा कौन सा है वो तो आप देख रहे हैं, जो पकड़ा गया राजवीर सिंह फेक वाला, कौन है उसमें मंत्री आपके, कौन है भाजपा के लोग, ये कब के लोग हैं? ये सारी चीजें भ्रष्टाचार हमसे कैसे कहोगे? चलिए, दलाली का अड्डा तो कहां होता था आपको खुद को पता है। चलिए मैं अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले एक कंक्लूडिंग नोट पर जरूर जाना चाहूंगा, और वो कंक्लूडिंग नोट ये है 51,000 की, लेकिन की और आपने 28,000 वापस कर दी। आपको कन्याओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। चलिए धन्यवाद। हमारे जिले से लेकर मध्य प्रदेश में कहीं भी हमारी बहनों की शादियों का आयोजन नहीं किया गया। किसानों की कर्जा माफी का जहां पूरी तरह से झूठे आंकड़े हैं, एक भी किसान का हमने अपनी विधानसभा में शिवराज चौहान के भाई का माफ किया, हमारी सिमरिया विधानसभा के एक भी किसान को बता दो क्या कर्जा माफ है। चलिए धन्यवाद त्रिपाठी साहब, धन्यवाद धनोपिया साहब, और धन्यवाद पटेरिया साहब, धन्यवाद। और कंक्लूडिंग नोट यही है कि आपको समय समय पर अपने भीतर की खूबियों को और खामियों को खास तौर पर आपको रेट्रोस्पेक्शन में जाना चाहिए। दोनों ही दलों ने चोट खाई है मध्य प्रदेश में 2018 में। दोनों ही पार्टियां बहुमत के नज़दीक पहुंचकर रुक गईं। क्यों रुक गईं, ये उस समय भी आत्मनिरीक्षण का विषय था और आज भी है कि दोनों ही पार्टियां अगर अभी भी किसी गलतफहमी में रहेंगी और ये मानकर चलेंगी कि उनकी ताकत बड़ी है, कांग्रेस अगर ये मानती है कि उसको लोगों की सहानुभूति की लहर का फ़ायदा मिलेगा तो शायद वो गलत सोचती है, और बीजेपी ये मानती है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर मध्य प्रदेश में 15 साल जो उसकी सरकार रही है और उसकी जो तथाकथित उपलब्धियां रही हैं
उनका वज़न इतना भारी है और कांग्रेस की 14 महीने की कथित नाकामियां इतनी भारी हैं कि बीजेपी का पलड़ा तो अपने आप ऊपर उठेगा और लोग उसको चुनेंगे। तो शायद ये भी गलतफहमी हो सकती है। जनता क्या सोच रही है? जनता ये सोच रही है कि कैसे मध्य प्रदेश अपनी स्थिरता को प्राप्त करे, फिर एक स्थिर सरकार मध्य प्रदेश में हो और ऐसी स्थिर सरकार हो जो मध्य प्रदेश को बदले, शिक्षा में, स्कूल में, उद्योग में, निवेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश कई सारे प्रतिमान हासिल कर चुका है और इसमें दोनों ही दलों का मैं कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से भी निकला है और आगे बढ़ते हुए राज्य के रूप में खड़ा है। लेकिन अभी इसे बहुत आगे बढ़ना है और इसे नहीं उलझना है साहब, ना उलझने देना चाहिए जिस भंवर में 2018 में ये उलझा था। एक सरकार हो, बहुमत की सरकार हो, बढ़िया ढंग से काम करने वाली सरकार हो तो बहुत सारे प्रश्न पीछे छूट जाते हैं। नहीं तो ये जो लेना देना मगन रहना ये बड़ा कठिन है सर। हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं और हमारे भैया लोग जो हैं माननीय गण ये भी परेशान होते हैं। चलिए, तो उम्मीद करेंगे ये उपचुनाव इसका भी जवाब देगा। धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। नमस्कार।